मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात का इस वर्ष का यह आखिरी कार्यक्रम है और संयोग देखिए कि आज वर्ष 2017 का भी आखिरी दिन है। इस पूरे वर्ष बहुत सारी बातें हमने और आपने शेयर की। मन की बात के लिए आपके ढेर सारे पत्र, कमेंट्स, विचारों का यह आदान-प्रदान मेरे लिए तो हमेशा एक नई ऊर्जा लेकर के आता है। कुछ घंटों बाद वर्ष बदल जाएगा, लेकिन हमारी बातों का यह सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। आने वाले वर्ष में हम और नई-नई बातें करेंगे, नए अनुभव शेयर करेंगे। आप सबको 2018 की अनेक-अनेक शुभकामनाएं। अभी पिछले दिनों 25 दिसंबर को विश्व भर में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। भारत में भी लोगों ने काफी उत्साह से इस त्योहार को मनाया। क्रिसमस के अवसर पर हम सब ईसा मसीह की महान शिक्षाओं को याद करते हैं और ईसा मसीह ने सबसे ज्यादा जिस बात पर बल दिया था वह था सेवा भाव। सेवा की भावना का सार हम बाइबल में भी देखते हैं। द सन ऑफ मैन हैज कम नॉट टू बी सर्व्ड बट टू सर्व एंड टू गिव हिज लाइफ एज ब्लेसिंग टू ऑल ह्यूमन काइंड। ये दिखाता है कि सेवा का महात्म्य क्या है। विश्व की कोई भी जाति होगी, धर्म होगा, परंपरा होगी, रंग होंगे, लेकिन सेवा भाव ये मानवीय मूल्यों का एक अनमोल पहचान के रूप में है। हमारे देश में निष्काम कर्म की बात होती है, यानी ऐसी सेवा जिसमें कोई अपेक्षा न हो। हमारे यहाँ तो कहा गया है, सेवा परमो धर्मः, जीव सेवा ही शिव सेवा। और गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस तो कहते थे, शिव भाव से जीव सेवा करें। यानी पूरे विश्व में ये सारे समान मानवीय मूल्य हैं। आए हम महापुरुषों का स्मरण करते हुए, पवित्र दिवसों की याद करते हुए हमारी इस महान मूल्य परंपरा को नई चेतना दें, नई ऊर्जा दें और खुद भी उसे जीने का प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, यह वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व का भी वर्ष था। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। इन प्रयासों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ गंवाना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी द्वेष की भावना को जगह नहीं दी। जीवन के हर पल में प्रेम, त्याग और शांति का संदेश कितनी महान विशेषताओं से भरा हुआ उनका व्यक्तित्व था। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि मैं इस वर्ष की शुरुआत में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती के अवसर पर पटना साहिब में आयोजित प्रकाशोत्सव में शामिल हुआ। आइए हम सब संकल्प लें और गुरु गोविंद सिंह जी की महान शिक्षा और उनके प्रेरणादायी जीवन से सीख लेते हुए जीवन को ढालने का प्रयास करें। 1 जनवरी 2018 यानी कल, मेरी दृष्टि से कल का दिन एक स्पेशल दिवस है। आपको भी आश्चर्य होता होगा, नया वर्ष आता रहता है, 1 जनवरी भी हर वर्ष आती है, लेकिन जब स्पेशल की बात करता हूं तो सचमुच में मैं कहता हूं कि स्पेशल है। जो लोग वर्ष 2000 या उसके बाद जन्मे हैं, यानी 21वीं सदी में जिन्होंने जन्म लिया है, वे 1 जनवरी 2018 से एलिजिबल वोटर्स बनना शुरू हो जाएंगे। भारतीय लोकतंत्र 21वीं सदी के वोटर्स का, न्यू इंडिया वोटर्स का स्वागत करता है।
मैं हमारे इन युवाओं को बधाई देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप स्वयं को वोटर के रूप में रजिस्टर करें। पूरा हिंदुस्तान आपको 21वीं सदी के वोटर के रूप में स्वागत करने के लिए लालायित है। 21वीं सदी के वोटर के नाते आप भी गौरव अनुभव करते होंगे। आपका वोट न्यू इंडिया का आधार बनेगा। वोट की शक्ति लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति है। लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए वोट सबसे प्रभावी साधन है। आप केवल मत देने के अधिकारी नहीं बन रहे हैं। आप 21वीं सदी के भारत कैसा हो, 21वीं सदी के भारत के आपके सपने क्या हो, आप भी तो भारत के 21वीं सदी के निर्माता बन सकते हैं। और इसकी शुरुआत 1 जनवरी से विशेष रूप से हो रही है। और आज अपनी इस मन की बात में मैं 18 से 25 वर्ष के ऊर्जा और संकल्प से भरे हमारे यशस्वी युवाओं से बात करना चाहता हूँ। मैं इन्हें न्यू इंडिया यूथ मानता हूँ। न्यू इंडिया यूथ का मतलब होता है उमंग, उत्साह और ऊर्जा। मेरा विश्वास है कि हमारे इन ऊर्जावान युवाओं के कौशल और ताकत से ही हमारा न्यू इंडिया का सपना सच होगा। जब हम नए भारत की बात करते हैं तो नया भारत जो जातिवाद, संप्रदायवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार के जहर से मुक्त हो, गंदगी और गरीबी से मुक्त हो। न्यू इंडिया जहाँ सभी के लिए समान अवसर हो, जहाँ सभी की आशा आकांक्षाएं पूरी हो। नया भारत जहाँ शांति, एकता और सद्भावना ही हमारा गाइडिंग फोर्स हो। मेरा यह न्यू इंडिया यूथ आगे आए और मंथन करे कि कैसे बनेगा न्यू इंडिया। वो अपने लिए भी एक मार्ग तय करे, जिनसे वो जुड़ा हुआ है उनको भी जोड़े और कारवां बढ़ता चले। आप भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे एक विचार आया कि क्या हम भारत के हर जिले में एक मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर सकते हैं, जहां ये 18 से 25 वर्ष के युवा मिल बैठ करके न्यू इंडिया पर मंथन करें, रास्ते खोजें, योजनाएं बनाएं। कैसे हम हमारे संकल्पों को 2022 से पहले सिद्ध करेंगे, कैसे हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था। मेरे नौजवान साथियों, समय की मांग है कि हम भी 21वीं सदी के भव्य दिव्य भारत के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करें। विकास का जन आंदोलन, प्रगति का जन आंदोलन, सामर्थ्यवान शक्तिशाली भारत का जन आंदोलन। मैं चाहता हूं कि 15 अगस्त के आसपास दिल्ली में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन हो, जहां प्रत्येक जिले से चुना गया एक युवा इस विषय पर चर्चा करें कि कैसे अगले 5 सालों में एक न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सकता है, संकल्प से सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज युवाओं के लिए ढेर सारे नए अवसर पैदा हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट से लेकर के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे युवा आगे आ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इन सारे अवसरों की योजनाओं की जानकारी इस न्यू इंडिया यूथ को एक जगह कैसे मिले और इस बारे में कोई एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए ताकि 18 वर्ष का होते ही उसे इस दुनिया के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में सहज रूप से जानकारी प्राप्त हो और वह आवश्यक लाभ भी ले सके। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछली मन की बात में मैंने आपसे पॉजिटिविटी के महत्व के बारे में बात की थी। मुझे संस्कृत का एक श्लोक याद आ रहा है, उत्साहो बलवान आर्य नास्ति उत्साहान परम बलम सो तो साहस्य लोकेशु न किचित अपि दुर्लभम। इसका मतलब होता है उत्साह से भरा एक व्यक्ति अत्यंत बलशाली होता है, क्योंकि उत्साह से बढ़कर कुछ नहीं होता। पॉजिटिविटी और उत्साह से भरे व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अंग्रेजी में भी लोग कहते हैं, पेसिमिज्म लीड्स टू वीकनेस, ऑप्टिमिज्म टू पावर। मैंने पिछली मन की बात में देशवासियों से अपील की थी कि वर्ष 2017 के अपने पॉजिटिव मोमेंट शेयर करें और 2018 का स्वागत
एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में करें। मुझे बहुत खुशी हुई कि भारी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइगोव और नरेंद्र मोदी ऐप पर बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया, अपने अनुभव शेयर किए। पॉजिटिव इंडिया हैशटैग के साथ लाखों ट्वीट्स किए गए, जिसकी पहुंच करीब-करीब 150 करोड़ से भी अधिक लोगों तक पहुंची। एक तरह से पॉजिटिविटी का जो संचार भारत से आरंभ हुआ, वह विश्व भर में फैला। जो ट्वीट्स और रिस्पांस आए, वो सचमुच में इंस्पायरिंग थे। एक सुखद अनुभव था। कुछ देशवासियों ने इस वर्ष के उन घटनाक्रमों को साझा किया जिनका उनके मन पर विशेष प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को भी शेयर किया। मेरा नाम मीनू भाटिया है। मैं मयूर विहार पॉकेट 1 फेज 1 दिल्ली में रहती हूँ। मेरी बेटी एमबीए करना चाहती थी, जिसके लिए मुझे बैंक से लोन चाहिए था, जो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया और मेरी बेटी की पढ़ाई चालू रही। मेरा नाम ज्योति राजेंद्र मारी है। मैं बोडर से बात कर रही हूँ। हमने 1 रुपया महीने का कट्टा वो बीमा था, ये मेरे पति ने कराया हुआ था और उनका एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस समय हमारी क्या हालत थी हमको ही पता। सरकार की ये मदद से मेरे को बहुत लाभ हुआ और मैं थोड़ी सी संभली उससे। मेरा नाम संतोष यादव है। हमारे गांव से भिंगार गांव से 2017 से नेशनल हाईवे 222 गया है, तो इस वजह से हमारे सड़कें वो बहुत अच्छे हो गए और बिजनेस भी बढ़ने वाला है। मेरा नाम दीपांश ओझा, मोहल्ला शाहजादगंज, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी। 2 घटनाएं हैं जो हमारे भारतीय सैनिकों के द्वारा, एक तो पाकिस्तान में उनके द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, जिससे कि आतंकवाद के लॉन्चिंग पैड से उनको नेस्तो नाबूद कर दिया गया, और साथ ही साथ हमारे भारतीय सैनिकों का डोकलाम में जो पराक्रम देखने को मिला वो अतुलनीय है। मेरा नाम सतीश मेहवानी है। हमारे इलाके में पानी की समस्या थी। पिछले 40 साल से हम आर्मी के पाइपलाइन पर निर्भर हुआ करते थे। अभी अलग से पाइपलाइन हुई है यहाँ पर इंडिपेंडेंट, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे 2017 की। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने अपने स्तर पर ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। वास्तव में यही तो न्यू इंडिया है, जिसका हम सब मिलकर निर्माण कर रहे हैं। आइए इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के साथ हम नव वर्ष में प्रवेश करें, नव वर्ष की शुरुआत करें और पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएं। जब हम सब पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो मुझे भी एक बात शेयर करने का मन करता है। हाल ही में मुझे कश्मीर के प्रशासनिक सेवा के टॉपर अंजुम बशीर खान खट्टक की प्रेरणादायी कहानी के बारे में पता चला। उन्होंने आतंकवाद और घृणा के दंश से बाहर निकलकर कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षा में टॉप किया है। आप ये जानकर के हैरान रह जाएंगे कि 1990 में आतंकवादियों ने उनके पैतृक घर को जला दिया था। वहाँ आतंकवाद और हिंसा इतनी अधिक थी कि उनके परिवार को अपनी पैतृक जमीन को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। एक छोटे बच्चे के लिए उसके चारों ओर इतनी हिंसा का वातावरण दिल में नकारात्मक और कड़वाहट पैदा करने के लिए काफी था। पर अंजुम ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कभी आशा नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना, जनता की सेवा का रास्ता। वो विपरीत हालत से उभरकर बाहर आए और सफलता की अपनी कहानी खुद लिखी। आज वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के ही नहीं, बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अंजुम ने साबित कर दिया है कि हालात कितने ही खराब क्यों न हो, सकारात्मक कार्यों के द्वारा निराशा के बादलों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। अभी पिछले हफ्ते ही मुझे जम्मू कश्मीर की कुछ बेटियों से मिलने का अवसर मिला। उनमें जो जज्बा था, जो उत्साह था, जो सपने थे, और जब मैं उनसे सुन रहा था वो जीवन में कैसे कैसे क्षेत्रों में प्रगति करना चाहती हैं और कितनी आशा भरी जिंदगी वाले लोग थे, उनसे मैंने बातें की। कहीं निराशा का नामो निशान नहीं था। उत्साह था, उमंग था, ऊर्जा थी, सपने थे, संकल्प थे। उन बेटियों से जितना समय मैंने बिताया, मुझे भी प्रेरणा मिली। और यही तो देश की ताकत है, यही तो मेरे युवा हैं, यही तो मेरे देश का भविष्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के ही नहीं, जब भी कभी विश्व के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की चर्चा होती है तो केरल के सबरीमाला मंदिर की बात होनी बहुत स्वाभाविक है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में भगवान अयप्पा स्वामी का आशीर्वाद लेने के लिए हर वर्ष
करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जहाँ इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आते हों, जिस स्थान का इतना बड़ा महात्म्य हो, वहाँ स्वच्छता बनाए रखना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है। और विशेषकर उस जगह पर जो पहाड़ियों और जंगलों के बीच स्थित हो। लेकिन इस समस्या को भी संस्कार में कैसे बदला जा सकता है, समस्या में से उभरने का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है, और जन भागीदारी की क्या ताकत होती है, ये अपने आप में सबरीमाला मंदिर एक उदाहरण के तौर पर है। पी विजयन नाम के एक पुलिस अफसर ने पुण्यम पुंकावनम एक प्रोग्राम शुरू किया, और उस प्रोग्राम के तहत स्वच्छता के लिए जागरूकता का एक स्वैच्छिक अभियान शुरू किया, और एक ऐसी परंपरा बना दी कि जो भी यात्री आते हैं उनकी यात्रा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि वो स्वच्छता के कार्यक्रम में कोई न कोई शारीरिक श्रम न करते हो। इस अभियान में न कोई बड़ा होता है, न कोई छोटा होता है। हर यात्री भगवान की पूजा का ही भाग समझ करके कुछ न कुछ समय स्वच्छता के लिए करता है, काम करता है, गंदगी हटाने के लिए काम करता है। हर सुबह यहाँ सफाई का दृश्य बड़ा अद्भुत होता है, और सारे तीर्थयात्री इसमें जुड़ जाते हैं। कितनी ही बड़ी सेलिब्रिटी क्यों न हो, कितना ही बड़ा धनी व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो, हर कोई एक सामान्य यात्री के तौर पर इस पुण्यम पुंकावनम कार्यक्रम का हिस्सा बन जाते हैं। सफाई को करके ही आगे बढ़ते हैं। हम देशवासियों के लिए ऐसे कई उदाहरण हैं। सबरीमाला में इतना आगे बढ़ा हुआ है स्वच्छता अभियान, और उसमें पुण्यम पुंकावनम ये हर यात्री के यात्रा का हिस्सा बन जाता है। वहाँ कठोर व्रत के साथ स्वच्छता का कठोर संकल्प भी साथ साथ चलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, 2 अक्टूबर 2014 पूज्य बापू की जन्म जयंती पर हम सब ने एक संकल्प किया है कि पूज्य बापू का जो अधूरा काम है, यानी कि स्वच्छ भारत, गंदगी से मुक्त भारत, पूज्य बापू जीवन भर इस काम के लिए जूझते रहे, कोशिश भी करते रहे। और हम सब ने तय किया कि जब पूज्य बापू की 150वीं जयंती हो तो उन्हें हम उनके सपनों का भारत, स्वच्छ भारत देने की दिशा में कुछ न कुछ करें। स्वच्छता की दिशा में देश भर में व्यापक स्तर पर प्रयास हो रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनभागीदारी से भी परिवर्तन नजर आने लगा है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के स्तर की उपलब्धियों का आकलन करने के लिए आगामी 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 किया जाएगा। यह सर्वे 4000 से भी अधिक शहरों में लगभग 40 करोड़ आबादी में किया जाएगा। इस सर्वे में जिन तथ्यों का आकलन किया जाएगा उनमें है शहरों में खुले में शौच से मुक्ति, कूड़े का कलेक्शन, कूड़े को उठाकर ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, वैज्ञानिक तरीके से कूड़े की प्रोसेसिंग, बिहेवियरल चेंज के लिए किए जा रहे प्रयास, कैपेसिटी बिल्डिंग और स्वच्छता के लिए गए इनोवेटिव प्रयास, और इस काम के लिए जनभागीदारी। इस सर्वे के दौरान अलग अलग दल जाकर के शहरों का इंस्पेक्शन करेंगे, नागरिकों से बात करके उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, स्वच्छता ऐप के उपयोग का तथा विभिन्न प्रकार के सेवा स्तरों में सुधार का एनालिसिस करेंगे। इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या ऐसी स्थायी व्यवस्था शहरों के द्वारा बनाई गई है जिससे शहर की स्वच्छता एक जन जन का स्वभाव बने, शहर का स्वभाव बन जाए। स्वच्छता सिर्फ सरकार करे ऐसा नहीं है, हर नागरिक एवं नागरिक संगठनों की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और मेरी हर नागरिक से अपील है कि वे आने वाले दिनों में जो स्वच्छता सर्वे होने वाला है उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, और आपका शहर पीछे न रह जाए, आपका गली मोहल्ला पीछे न रह जाए, इसका बीड़ा उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि घर से सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग करके नीले और हरे डस्टबिन का उपयोग अब तो आपकी आदत बन ही गई होगी। कूड़े के लिए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का सिद्धांत बहुत कारगर होता है। जब शहरों की रैंकिंग
इस सर्वे के आधार पर की जाएगी। अगर आपका शहर 1 लाख से अधिक आबादी का है तो पूरे देश की रैंकिंग में, और 1 लाख से कम आबादी का है तो क्षेत्रीय रैंकिंग में ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करें, ये आपका सपना होना चाहिए, आपका प्रयास होना चाहिए। 4 जनवरी से 10 मार्च 2018 इस बीच होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में, स्वच्छता की इस हेल्दी कंपटीशन में आप कहीं पिछड़ न जाएं, ये हर नगर में एक सार्वजनिक चर्चा का विषय बनना चाहिए और आप सबका सपना होना चाहिए, हमारा शहर, हमारा प्रयास, हमारी प्रगति, देश की प्रगति। आइए इस संकल्प के साथ हम सब फिर से एक बार पूज्य बापू का स्मरण करते हुए, स्वच्छ भारत का संकल्प लेते हुए पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन एक समाज के रूप में हमारी पहचान पर दूर दूर तक प्रभाव डालती रहती है। आज मन की बात के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके साथ ऐसी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जानकारी में एक बात आई कि यदि कोई मुस्लिम महिला हज यात्रा के लिए जाना चाहती है तो वह महरम या अपने मेल गार्डियन के बिना नहीं जा सकती है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे नियम किसने बनाए होंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और मैं जब उसकी गहराई में गया तो मैं हैरान हो गया। आज़ादी के 70 साल के बाद भी ये रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हम ही लोग थे। दशकों से मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन कोई चर्चा ही नहीं थी। यहाँ तक कि कई इस्लामी देशों में भी यह नियम नहीं है, लेकिन भारत में मुस्लिम महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त नहीं था। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने आवश्यक कदम भी उठाए और ये 70 साल से चली आ रही परंपरा को नष्ट करके इस रिस्ट्रिक्शन को हमने हटा दिया। आज मुस्लिम महिलाएं महरम के बिना हज के लिए जा सकती हैं और मुझे खुशी है कि इस बार लगभग 1300 मुस्लिम महिलाएं महरम के बिना हज जाने के लिए अप्लाई कर चुकी हैं। और देश के अलग अलग भागों से, केरल से लेकर के उत्तर तक महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हज यात्रा करने की इच्छा जाहिर की है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को मैंने सुझाव दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि ऐसी सभी महिलाओं को हज जाने की अनुमति मिले जो अकेले अप्लाई कर रही है। आमतौर पर हज यात्रियों के लिए लॉटरी सिस्टम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अकेली महिलाओं को इस लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा जाए और उनको स्पेशल कैटेगरी में अवसर दिया जाए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं और ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत की विकास यात्रा हमारी नारी शक्ति के बल पर, उनकी प्रतिभा के भरोसे आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। हमारा निरंतर प्रयास होना चाहिए कि हमारी महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, ताकि वे भी प्रगति के मार्ग पर एक साथ आगे बढ़ सके। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी हमारे लिए एक ऐतिहासिक पर्व है, लेकिन इस वर्ष 26 जनवरी 2018 का दिन विशेष रूप से याद रखा जाएगा। इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सभी 10 आसियान नेता मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे। गणतंत्र दिवस पर इस बार एक नहीं बल्कि 10 मुख्य अतिथि होंगे। ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। 2017 आसियान के देश और भारत दोनों के लिए खास रहा है। आसियान ने 2017 में अपने 50 वर्ष पूरे किए और 2017 में ही आसियान के साथ भारत की साझेदारी के 25 वर्ष भी पूरे हुए। 26 जनवरी को विश्व के 10 देशों के इन महान नेताओं का एक साथ शरीक होना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्यारे देशवासियों, ये त्योहारों का सीजन है। वैसे तो हमारा देश एक प्रकार से त्योहारों का देश है। शायद ही कोई दिवस ऐसा होगा जिसके नाम को त्योहार न लिखा गया हो। अभी हम सभी ने क्रिसमस मनाया है और आगे नया वर्ष आने वाला है। आने वाला नव वर्ष
आप सभी के लिए ढेरों खुशियां, सुख और समृद्धि लेकर के आए। हम सब नए जोश, नए उत्साह, नए उमंग और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ें, देश को भी आगे बढ़ाएं। जनवरी का महीना सूर्य के उत्तरायण होने का काल है और इसी महीने में मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह प्रकृति से जुड़ा पर्व है। वैसे तो हमारा हर पर्व किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन विविधताओं से भरी हमारी संस्कृति में प्रकृति की इस अद्भुत घटना को अलग अलग रूप में मनाने की प्रथा भी है। पंजाब और उत्तर भारत में लोहड़ी का आनंद होता है, तो यूपी बिहार में खिचड़ी और तिला संक्रांति की प्रतीक्षा रहती है। राजस्थान में संक्रांत कहें, असम में माघ बिहू या तमिलनाडु में पोंगल, ये सभी त्योहार अपने आप में विशेष हैं और इनका अपना अपना महत्व है। ये सभी त्योहार प्रायः 13 से 17 जनवरी के बीच में मनाए जाते हैं। इन सभी त्योहारों के नाम अलग अलग, लेकिन इनका मूल्य तत्व एक ही है, प्रकृति और कृषि से जुड़ाव। सभी देशवासियों को इन त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2018 की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे देशवासियों। अब 2018 में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद। आपके सपनों के घर का वित्त पोषण इंडियन बैंक दे रहा है केवल 8.35% प्रति वर्ष पर गृह ऋण। शीघ्र ही उत्तम दरों का लाभ उठाएं। अभी आप मन की बात कार्यक्रम देख रहे थे। ये 39